चलो फिर स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। ठीक है, चलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया था। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे प्रीफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोला जाता है। उसके बाद मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप का जो गवर्नमेंट होता है ना, उसको बताया था। जैसे डेमोक्रेसी होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। जहाँ पे पीपल की गवर्नमेंट होती है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये भी बता दिया था हमने। रिपब्लिक उसको बताया था कि ऐसा कंट्री जिसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट जो हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। और जैसे मैंने बताया था आप लोग को, इंडिया इज ए रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी बोथ, ठीक है। बट यूके जो हो गया वनली वो रिपब्लिक है, बट सॉरी वो वनली वो डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। सब मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। देख लो यहाँ पे, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डज नॉट इनहेरिट बाय पोजीशन बाय बर्थ। मतलब हेरिडेटरी सिस्टम नहीं हो, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो गए या बोलते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट हो गए, ये हेरिडेटरी नहीं होते, ये हर 5 साल के बाद क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। हेड ऑफ द स्टेट जो होना वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से चुना जाता है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। एनार्की वो कहा जाता है जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है, अलग अलग मतलब रीजन में डिवाइडेड रहते हैं लोग, मतलब कोई भी वहाँ पर रूल नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं रहता है। तो उससे मतलब जहाँ पे कोई सरकारी नहीं हो, समझ सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनार्की कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी मैंने आप लोग को बताया था। डिक्टेटरशिप बताया था कि ऐसा गवर्नमेंट जो मतलब सिर्फ सिंगल पर्सन या कुछ ही लोग, फ्यू पर्सन पूरे कंट्री को चलाए और उन्हीं का डिसीजन मान्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि हिटलर के बारे में आप लोग को बार बार सुनते हो, तो हिटलर जो था ये क्या था, डिक्टेटरशिप था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बता दिया था और ये मैंने बोला था कि शॉर्ट में आप लोग देख लेना। अब यहाँ से मैंने आप लोग को बताया था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये बताया था आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि रातों रात बन के तैयार हो गया था, ठीक है। उसके बहुत पहले से डिमांड हुआ, क्योंकि उस टाइम हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो हम लोग कुछ भी करना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स से डिमांड करते थे। तो वो ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड मानते थे, एक्सेप्ट करते थे, फिर हमको वो चीजें मिलती थी। वैसे ही सबसे पहली बार 1934 में एम एन रॉय, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, एम एन रॉय ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात किया, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड जो किया, किसने किया, तो एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए डिमांड किए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए भारत के लिए, ठीक है। तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या, ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड किया। फिर उसके बाद देखोगे तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया, डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। और ये बोला कि कोई भी आउटसाइड का इंफ्लुएंस नहीं हो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे 1938 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किया था और बोला था कि बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो और एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया जाए, फ्रेम किया जाए, ठीक है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो ये कहा सुनी करके 6 साल के बाद फाइनली हमारा जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, वो 1940 में ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग का जो भी प्रस्ताव है, ऑफर है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये 1940 में याद रखिएगा कि अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 में आया था, ठीक है। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद इन्होंने 1940 में स्टॉपर क्रिप्स को इंडिया में भेजा और बोला कि जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करके आओ, ठीक है। 1940 में इसको हम लोग क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन, क्योंकि यहाँ पे स्टॉफर्ड क्रिप्स थे तो क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। तो बार बार आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इन्होंने प्रपोजल लेके आया कि बोला इन्होंने
कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या करिए, अभी हम लोग को आप सपोर्ट करिए, जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें आप हम लोग को सपोर्ट करिए, और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम आप लोग को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस स्टेट विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहले तो देख सकते हो कि 1940 में ही क्या कर 1940 से ही डिमांड होने लगा कि इंडिया को दो पार्ट में बांटो, और एक रहेगा हम लोग का पाकिस्तान हो जाएगा, मुस्लिम के लिए कंट्री बनाओ, एक हिंदू के लिए कंट्री बनाओ, मतलब दो कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बट इन्होंने क्रिप्स मिशन ने लेके आया तो ये बोला कि हम आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसलिए मुस्लिम लीग ने जो था ना, इनको क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हमें तो दो अलग अलग ऑटोनोमस सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इसलिए रिजेक्ट किए कि वो बोल रहे थे कि क्योंकि देखो यहाँ पे बोला जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग क्या करो, हमें वर्ल्ड वार में क्या करो, हमारी वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या करो, हेल्प करो, और हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे वर्ल्ड वार सेकेंड टू के बाद। डोमिनियन स्टेट के बारे में आप लोग को बताया था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा ऐसा होता है जो कि इंडिया में कोई भी मतलब इनर मतलब इंडिया के अंदर कोई भी डिसीजन होगा तो यहाँ के गवर्नमेंट लेगी, लेकिन बाहर कंट्री के साथ अगर कोई भी चीजें रहेगा तो मैं ब्रिटिशर्स लेंगे, तो इसलिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा किया। तो इंडिया का जो भी उस टाइम महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग के कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। और ये भी बोला उन्होंने महात्मा गांधी ने कि ये हमें पीडीसी चेक दे रहे हो, पीडीसी का चेक दे रहे हो मतलब क्रम्बलिंग बैंक का पीडीसी चेक दे रहे हो, जो कि आगे चल के ये बैंक खुद में क्या होने वाली है, क्रम्बलिंग होने वाली है, मतलब ये डूबने वाली है, और उसका आप पीडीसी चेक दे रहे हो। आगे तो आप वर्ल्ड वार सेकंड के बाद खुद ही आप लोग यहाँ से जाने वाले हो, हम लोग रहने नहीं देंगे, तो इसलिए ये डूबते हुए बैंक का हमें चेक नहीं चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये माथापच्ची करने के बाद फाइनली जाके कैबिनेट मिशन आया 1946 में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीधा बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फ्रेम किया गया कौन से मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत ये कब आया था, 1946 में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत फ्रेम किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। बात कुछ चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान में देखोगे तो ये तीन लोग आए थे यहाँ पे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर एस्टोफर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर आए थे, और इन्होंने प्रपोज रखा, और इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के इन्होंने दिया 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। ये सारी चीजें हमने उस दिन भी पढ़ दिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, तो उसके फीचर क्या थे, ठीक है। तो फीचर क्या थे, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे टोटल जो सीट थी 389 सीट थे। 389 मतलब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रूल करते थे ना तो इंडिया में, तो पूरा पाकिस्तान और इंडिया मिला के इन्होंने 389 कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बांट रखा था, डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पे ये रूल करते थे। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट से एक एक मतलब क्या होगा, वहाँ पे मेंबर आएंगे, ठीक है। तो वही मेंबर लोग मिलके क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलेंगे, फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने सीट में डिवाइड किया था इन्होंने, 389 सीट में डिवाइड किया था, जिसमें से तीनों सीटों में से देखोगे तो ब्रिटिशर्स वाले कितने थे, 292 सीट थे। फिर उसके बाद देखोगे तो प्रिंसली स्टेट कितने थे, 93 थे। फिर उसके बाद देखोगे तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। इन तीनों को आप ऐड करोगे, देख लो यहाँ पे 292 93 प्लस 4, इस सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 283 89 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये तीनों चीज है क्या। देखिएगा टोटल तो आप लोग सीट याद रखोगे कितना, 389, ये एकदम भूलना नहीं है, ये याद रखना है आप लोग को। तो ब्रिटिश सीट कितने थे, 292 मतलब ब्रिटिश मतलब क्या, तो कंट्री में 292 रीजन ऐसे थे जहां पे क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश थे ना, वो डायरेक्ट रूल करते थे वहां पे, ठीक है ना, उनके हैंड में रहता था, वो डायरेक्ट रूल करते थे, ठीक है, उनके कंट्रोल में रहता था।
लेकिन 93 ऐसे मतलब रीजन थे जहां पे वो क्या करते थे, और प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, मतलब वहां पे राजा को रख के क्या करते थे, रूल करवाते थे। बोलते थे कि मेरे तरफ से आप राजा रह जाओ और मुझे हर महीने क्या करना, हर साल इतना रुपया खर्चा कर देना, खर्चा के लिए दे देना, और हम आपकी क्या करेंगे, राजा मतलब हेल्प वगैरह करने दे रहा है, मतलब थोड़ी काम बा, ठीक बा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रिंसली स्टेट कितना हो गया, 93 हो गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स कितने हो गए, 292 थे। और फोर्थ जो है ना, फ्रॉम चीफ कमिश्नर, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या रखा था कि अपने तरफ से एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट करके 4 रीजन को यहाँ पे उन्होंने वो चला रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग को, बाइफरगेट करके फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल कितने स्टेट थे, टोटल कितने सीट थे, 389 थे। ब्रिटिशर्स से कितने थे, 292 थे। और प्रिंसली स्टेट कितने थे, 93 थे। और 4 जो फ्रॉम चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। समझ में आप लोग को? ये सीट तो आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। पीडीएफ तो हम दे देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़िए यहाँ पे, अब देखिए, अब उसके बाद ईच प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है, आप लोग जानबे करते हो, जैसे स्टेट आप लोग समझ सकते हो। तो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शनल टू देयर respective population, रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर द एवरी मिलियन पॉपुलेशन। देखो, मतलब कहने का मतलब है टोटल 389 सीट था ना, तो एक सीट के लिए कितने पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे बोला गया, तो रफली बोला गया कि 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट को यहाँ पे रखा गया, टोटल, समझ गया ना। तो 10 लाख पॉपुलेशन रफली, कभी मतलब उससे 10 लाख से कहीं कम भी हुआ करता था, कहीं ज्यादा भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये सीट अगर पूछे कि एक सीट कितने पॉपुलेशन पे अलॉटेड था, तो रफली 10 लाख के आसपास रखना, ऑप्शन में रहेगा 10 लाख, 10 लाख ही मारना है, ठीक है। सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वियर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख, जनरल, इन प्रोपोर्शनल दियर पॉपुलेशन। मतलब कहने का मतलब है, जो भी सीट था ना, वो 3 कम्युनिटी के बेस पे डिवाइड किया गया था। 3 कम्युनिटी मतलब 3 रिलीजन आप लोग समझ सकते हो, जिसमें से सिख, सॉरी, सिख, मुस्लिम और बाकी जनरल थे। मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी हो गए ना, वो जनरल में आते थे। टोटल याद रखिएगा कितने कम्युनिटी था, तो 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटी, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को चीजों को, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आ जाएंगे। वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। देखिए, वोट जो होता है ना, इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस दिन में बताया था। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में ना, ये आपका यूज किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो उस टाइम जो चुनाव हुआ था ना, ये इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो। अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी इलेक्टेड इलेक्शन होता है ना, तो ये प्रोपोर्शनल सिंगल रिप्रेजेंटेशन के तहत होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब अब इस देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग टाइम दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट का जब पढ़ेंगे वहां पे इलेक्शन, तो वहां पे इसको हम बढ़िया से डिटेल में आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फीचर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से सिर्फ याद रखना है कि जो उस टाइम सीट का जो वोटिंग हुआ था ना, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल के रूप में हुआ था, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत हुआ था। इतना याद रखिएगा, बाकी चीज हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए आप लोग। टोटल सीट 389, ब्रिटिशर्स इंडिया 292, प्रिंसली स्टेट 93, चीफ कमिश्नर कितने हो गए, 4 हो गए। और एवरी सीट जो कितने पॉपुलेशन पे अलॉटेड थी, तो 10 लाख। और एवरी सीट जो कितने कम्युनिटी में डिवाइडेड थी, तो 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, जनरल थे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो वोटिंग हुआ था, वो कौन सा वोटिंग था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग को। फिर उसका बाद बोला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब जब भी, मतलब क्या होता था
कि ऐसे अभी देखते हो क्या होता है कि हम लोग के राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है ना, राज्यसभा का चुनाव भी होता है, तो उसमें 12 लोग क्या करते हैं, 12% को प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, बाकी को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन 12% को नॉमिनेट किया जाता है। वैसे ही वहां पे भी नॉमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या, जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पे, जो प्रिंसली स्टेट को चीफ कमिश्नर थे ना, वो क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट में जो भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करते थे, वो प्रिंसली स्टेट के जो कमिश्नर हुआ करते थे वो करते थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, मैंने अभी बताया, देख रहे हो ना। तो कुछ लोग नॉमिनेटेड थे और कुछ लोग क्या थे, इसमें इलेक्टेड थे। इलेक्टेड मैंने बताया कि इनडायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हुआ करता था। तो कुछ लोग इसमें इलेक्टेड थे और कुछ लोग क्या थे, नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेट कौन करता था, जो प्रिंसिपल स्टेट के जो कमिश्नर हुआ करते थे वो क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा था, मतलब इलेक्टेड था, नॉमिनेटेड था, या ऐसा बोल सकते हैं इलेक्टेड, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 296 सीट अलॉट टू बी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। मैंने अभी बताया था कि 292 क्या थे, ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटिश इंडिया के था, और 4 जो थे ये प्रिंसली स्टेट को रख के मतलब चलाते थे। तो 296 पे ये क्या होता है, इलेक्शन होता है। बाकी जितने भी सीट थे ना, तो उसमें से क्या होता है, बाकी जितने भी सीट थे ना, ये लोग बोलते हैं ये पार्टिसिपेट ही नहीं होते हो, किसमें नहीं पार्टिसिपेट होते हैं, इलेक्शन में। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई अलग से एक क्या चाहिए, अलग से कंट्री ही चाहिए। तो टोटल कितने सीट पर इलेक्शन हुआ, तो 296 पे इलेक्शन हुआ, जो ब्रिटिश से कंट्रोल में था और जो प्रिंसली स्टेट के, सॉरी क्या बोलते हैं ना, चीफ कमिश्नर के अंदर में था। लेकिन बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये बोल दिया, 93 जो प्रिंसली स्टेट थे उनको बोल दिया गया, देखिए अब यहाँ पे भी ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने गेम कर दिया। 292 इनका और 4 चीफ कमिश्नर वाला, 296 पे इलेक्शन करवा दिया, और बाकी जो 93 बच गए, 93 को ब्रिटिशर्स वाले ने बोला वो मन करे तो इंडिया के साथ चले जाए, मन करे तो पाकिस्तान के साथ चले जाए, और मन करे तो क्या करे, वो अपना खुद का एक कंट्री ही बना दे अलग से। अब बताइए कैसे होगा, पूरे रीजन में आप देखिएगा तो हैदराबाद, हैदराबाद जो है उस टाइम ज्यादा न्यूज में था, हैदराबाद के निजाम वो बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में मैच हो जाएंगे। बताओ पाकिस्तान कहाँ है और हैदराबाद कहाँ है, बीच में एक पाकिस्तान का थोड़ी नहीं रहेगा। तो उस टाइम भला कहो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने साम दंड भेद, जहां पे बात करने की जरूरत पड़ी बात किया, जहां पे समझाने की बात करनी पड़ी समझाए, जहां पे पीटने की बात करी वहां पे लोगों को जो भी निजाम वगैरह थे, जो भी राजा थे, उनको पीट के मतलब सबको मिला, साथ में लेके मिलाया उन्होंने, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग को बाद में जाके इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का ध्यान रखना है कि 93 जो थे ये किसमें नहीं पार्टिसिपेट हुए, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हुए, सिर्फ 296 लोगों का इलेक्शन हुआ ही, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे बता रहा था। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वेयर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन 208, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस कितनी सीट जीतती है, 208 सीट जीतती है, 208 सीट जीतती है। बाकी मुस्लिम लोग कितने जीतते हैं, मुस्लिम लीग कितने जीतती है, 73 जीतती है, ठीक है। और बाकी जो बच गए 15 सीट, जो रिमेनिंग जो छोटे मोटे लोग थे ये लोग 15 सीट जीतते हैं। तो आप ऐड करोगे 8 3 11 और 5 कितना, 16, और 7 1 8 1 9, और ये 296 पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी जीती, 208, और क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग कितनी जीती, 73, और बाकी जो छोटे मोटे थे वो कितने जीते, 15 जीते, ठीक है। वो चीजें आप लोग को समझ लेना है। However, the 93 seat allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the Constitution Assembly, और ये मतलब Constitution Assembly में भाग नहीं लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग ये चीजें। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चाय आ गया, ठंडी हो जाएगा, पी लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, जो भी चीजें अगर मान लो कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए जब तक कम्युनिकेट नहीं करिएगा लेक्चर में, आप लोग पूरा ऑफलाइन के जैसे नहीं बैठिएगा, पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा।
ठीक है, ये समझ में आ गई। अब उसके बाद देखोगे तो वर्किंग, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के तैयार हो गया, टोटल 296 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया हमारे पास। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब सभा, मतलब लोगों को बैठ के डिस्कस करने वाला एक ग्रुप, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जैसे ठीक है ना, असेंबली मतलब पूरा ये तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया, तब ये लोग क्या करेंगे, असेंबली में बैठ के काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेंगे। तो वही वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो उसके ऊपर आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट मीटिंग क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा, पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें यहाँ पे अब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी न किसी को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी लोकसभा का चेयरमैन होता है, तो कोई ना कोई तो चेयर करेगा ना, तो इसमें भी क्या करना था, बनाना था किसी प्रेसिडेंट को। तो फर्स्ट जो क्या बोलते हैं मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को पहले बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया सच्चिदानंद सिंह को 9 दिसंबर, मतलब फर्स्ट मीटिंग के दिन। इनको इसलिए बनाया गया कि ये सबसे ज्यादा सीनियर थे उसमें, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये सीनियर सिटीजन थे, इसलिए इनको बना दिया गया। ठीक है, ऐसे ही सब लोगों ने बोला कि ये सीनियर सिटीजन है, इनको बना देते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है, सॉरी, अब इसके बाद क्या हो जाता है ये तो बता दिया, लेकिन मुस्लिम लीग जो है ना इसको बाइकआउट करते हैं। जो 73 मुस्लिम लीग थे वो बाइकआउट कर देते हैं, बोलते हैं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे, हमें तो भाई अलग से पाकिस्तान ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखोगे, हाँ यहाँ पे देखो, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी बनाया गया क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। लेकिन बाद में जो अगला जो होता है, पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर को, सेकेंड मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को। 1946 को यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात को थोड़ा सा पकड़िएगा। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ जिसमें सीनियर सिटीजन के रूप में टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को होता है, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, परमानेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, और मुस्लिम लीग इसको क्या करती है, बाइकआउट कर देती है, देख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 दिन बाद थर्ड सीटिंग होता है, देख लीजिएगा या डेट को बढ़िया से देखिएगा, 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग, 11 दिसंबर सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग में होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय ऑन दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। अब ये क्या चीज है, आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था, क्या, प्रियम्बल। तो ये प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल ही, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, यही बाद में जाके बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रियम्बल बन जाएगा। ठीक है, कि मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल के 4 ऑर्गन होते हैं। पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नेचर ऑफ द इंडिया, फिर उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ क्या था, एडॉप्शन था, जिसमें से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको बोला गया था। तो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर को। तो इसमें तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। फिर इसको कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को। इसको अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जाके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, 11 दिसंबर सेकेंड मीटिंग, और 13 दिसंबर थर्ड मीटिंग। ठीक है ना, फर्स्ट दिसंबर में टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड में परमानेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर सॉरी राजेंद्र प्रसाद, एंड थर्ड 13 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको अडॉप्ट कब किया गया, ये अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला चीज यहाँ पे है माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री।
तो ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन से प्लान के तहत भारत को बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। माउंट बेटन प्लान के तहत। माउंट बेटन उस टाइम क्या हुआ था, तो इंडिया का वायसराय था, इसलिए इसको माउंट बेटन प्लान बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्लान के तहत इंडिया का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो माउंट बेटन प्लान। और ये कब हुआ था, 3 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे बोला है इट रेटिफाई द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। कॉमनवेल्थ क्या होता है, अब देखिए कॉमनवेल्थ क्या होता है कि जब हमारा भारत आजाद हो गया तो उसके बाद उस टाइम भारत जो है ना कॉमनवेल्थ का ग्रुप नहीं बना। कॉमनवेल्थ ऐसे कंट्री का ग्रुप हुआ करता था, अभी भी है, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह भी होता है। ऐसे कंट्री का ग्रुप है जहां पे जिस कंट्री पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, ब्रिटिशर्स ने उस कंट्री को कॉलोनी बनाया था, तो वैसे कंट्री का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा ब्रिटिशर्स ने कॉमनवेल्थ नाम रखा। ठीक है ना। तो जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ तो उस टाइम कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं बना, लेकिन बाद में जाके इसके बाद मई 1949 में इंडिया जो है ना कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया। तो क्वेश्चन आपको आता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना, तो 1949 में बना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीजें। फिर इसके बाद इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। 1947 में 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया भारत में। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें कंसेप्चुअल चीजें, स्टैटिक चीजें आपको याद ही करना पड़ेगा। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। ठीक है, तीन चीजें हुए थे, आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को कॉमनवेल्थ तो 1949 में हो गया, फिर उसके बाद 22 जुलाई को हो गया था नेशनल फ्लैग, और ये तीन चीजें आपको 24 जनवरी को हुआ था, क्या, नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को हुआ था, फिर उसके बाद नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है भाई, प्रेसिडेंट बोलोगे तो पहली बार हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उस टाइम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया था। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिएगा, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, और बाद में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसके भी वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेसिडेंट अलग चीज है और इंडिया का प्रेसिडेंट अलग चीज है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट बने, बट उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उस टाइम बिना इलेक्शन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया के इलेक्शन के द्वारा प्रेसिडेंट बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और ये कब इनका इलेक्शन हुआ था, 24 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है टोटल 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। कुछ पूछ बार बार पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने सेशन हुए थे, तो टोटल 11 सेशन हुए थे, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हम लोग को 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लग गए थे। ठीक है ना, इतना ज्यादा टाइम लग गया था। ऐसे ही दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख के आसपास आता है। तो ये एक्सपेंडिचर कभी कभार पूछ देता है, तो याद रखिएगा 64 लाख टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में मान लो कि जो भी आते थे लोग, बैठते थे लोग, बनाते थे, तो उनके चाय पानी नाश्ता मतलब जो भी है, तो इतने पैसे खर्चा हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में भारत को, 64 लाख के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल सेशन ऑन जनवरी 24 1950 को। तो फाइनल सेशन जो हुआ था, पूरा का कंप्लीट सेशन हुआ था जनवरी 1950 को, कंप्लीट सेशन हुआ था फाइनल। उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, एक्ट कर लागू कर दिया गया पूरे इंडिया में। उस दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा भारत चलना चालू हो गया। ठीक है, तो ये चीजें थी, आप लोग को दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद देखो, अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनती है ना, तो अलग अलग तरह की कमिटियां बनती है। ठीक है, कि अलग अलग कमेटी बनती है, मतलब ऐसा तो चीज नहीं है कि सारे लोग एक ही चीज को देखेंगे। तो सब कुछ, किसी को कोई और काम दिया गया, किसी और को कोई काम दिया गया, तो उसमें भी ग्रुप बना दिया गया, 10 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, ऐसे लोगों का ग्रुप बना दिया गया। और उस ग्रुप में
उस कमेटी का एक एक चेयरमैन चुना गया। तो ये चेयरमैन भी आप लोगों को पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था और इसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोविंशियल से याद करते, पूरे प्रोविंस को एकजुट करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बाद में जब हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो उसमें होम मिनिस्टर भी ये बने थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था। राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया, ये मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, ट्राइबल के जो एरिया के कमेटी थे ये गोपीनाथ बुरदोली थे। एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी ये ए बी थंकर थे। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देख लो इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला ये थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी का पूछते रहिए, कभी कभार पूछते हैं। अब इसमें भी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का भी नाम पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर में कौन कौन थे। सबसे पहले तो चेयरमैन आप लोग को याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंटेन मेनी कमिटी फॉर द वेरियस पर्पस सच एज हाउस कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी वो कौन थी? ड्राफ्टिंग कमिटी थी। ठीक है, आप लोग को भी पहले बता दिया हूँ। ठीक है, इट वाज सेटअप ऑन अगस्त 29 1947 को इसको सेटअप किया गया। वाज टास्क विद द प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 में इसको बनाया गया। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके चेयरमैन थे, आप लोग को बताया था। फिर उसके बाद इनके जो भी मेंबर है उनका नाम याद रखिएगा। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। फिर उसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी थे। फिर उसके बाद टी टी कृष्णमाचारी थे। फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह हुआ करते थे। एन माधव राव हुआ करते थे। फिर उसके बाद अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टोटल 7 लोगों का नाम आप लोग के दिमाग में फिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूलने वाला काम इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 टोटल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन, एन गोपाला स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह, एन माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये 7 लोगों का नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश इन फरवरी 1948। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा चीजें कंप्लीट तो हुआ नहीं है। पहली बार पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके जो पहला पब्लिश किया था फरवरी 1948 में किया था। बट उसमें भी कुछ ना कुछ ग्लिच रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, फिर उस पर बहस होगी, फिर आगे उसको कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है ना। द पीपुल हैड 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट। तो पहले जो हुआ था उसके 8 महीने तक ड्राफ्ट पर डिस्कशन हुआ। आफ्टर डिस्कशन सजेशन एंड प्रपोज अमेंडमेंट वे आर कंसिडर्ड एंड द सेकंड ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड the assembly. The second draft was published on the October 1948 में। देख सकते हो ना, फरवरी में मतलब पहली ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद 8 महीने तक इसमें क्या करा गया, 8 महीने तक इस पर डिस्कस हुआ, तो फाइनली जाके यहाँ पे फिर अक्टूबर 1948 में, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश किया गया। द ड्राफ्टिंग कमिटी मेट फॉर ए टोटल 141 डेज। ड्राफ्टिंग कमिटी जो टोटल बैठक किया उन्होंने, कब कितनी बार मिले, तो 141 डेज मिले एंड इट टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पॉइंट है आप लोग को ध्यान रखना है और स्टैटिक जीके होता है। अब आता है हम लोग का इन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1954 रेस्पेक्टिवली। अब देखो कहने का मतलब है हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। हमने क्या कर लिया, उस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन 26 नवंबर को
कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ही पार्ट हमारे इंडिया में एक्ट पे लाया गया, लेकिन टोटल अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बात किया जाए कि कब एक्ट में आया, तो 26 जनवरी 1950 को लाया गया। इसके पीछे भी एक बात है कि यहाँ पे क्यों लाया गया, कि 20 अगर मान लो 26 नवंबर को ही अगर ये हो गया, तो 26 जनवरी को यहाँ पे क्यों लाया गया, ठीक है, पता है, ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ आप लोग को, इसमें नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने मतलब इंडिपेंडेंस की बात किया था कि हम लोग को इंडिपेंडेंट चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लाहौर सेशन के टाइम में। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। क्या किसके कहाँ से, ब्रिटेन से मांग हुआ था कि भारत को मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए, पहली बार डिमांड हुआ था। तो इस डेट को मतलब रिमेम्बर के रूप में, यादगार के रूप में बनाने के लिए 26 जनवरी को ही हमने क्या कर दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट में लाया गया, ठीक है। तो इतना ही बस याद रखिएगा, बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बहुत सारे क्लियर। मतलब 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुआ था। इस डेट को हम लोग लाइफ भर याद रखें, इसके लिए 26 नवंबर को ना होके 26 जनवरी को हमने देश में क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट में लगाया, और उसी दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। However, some part had come into force 26 नवंबर, मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, विद द पासिंग द मोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली इन पास, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कुछ पार्ट को, लेकिन इन ऑल 284 of the assembly signed the official copies Indian constitution with the into came on 26 जनवरी 1950। अब देखो टोटल 296 मेंबर थे, लेकिन उसमें से 284 लोग इसी में अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। तो टोटल कितने लोगों ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो 284 पर्सन ने यहाँ पे साइन किया था। तो ये भी चीज को थोड़ा याद रखिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है तो पूछे जा सकते हैं आपको। 284। The Constitution adopted on 26 November 1949 contain a preamble। हाँ, फिर उसके बाद बोला जाता है, आपको उस दिन बताया था कि ओरिजिनली जब हमने 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो टोटल उसमें क्या क्या चीजें थे, तो प्रियम्बल था, प्रियम्बल आप लोग पढ़ा चुका हूँ। टोटल आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल थे। शेड्यूल कितने थे, 8 थे। और पार्ट कितने थे, जो ओरिजिनली पार्ट कितने थे, 22 थे। बट इसमें अमेंड कर करके बाद में शेड्यूल कितने हो जाते हैं, 8 के जगह पे 12 शेड्यूल हो जाते हैं, 12, और पार्ट जो हो जाते हैं अभी के टाइम में कितने हैं, 25 है। आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल जो है ना, ये टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395 है। लेकिन बाद में इसमें क्या होता है, बाद में बढ़ बढ़ के ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर नंबर देखोगे तो इतना ही है, ठीक है। लेकिन ए बी सी करके और चीजों में ऐड किया गया है, ठीक है, याद रहेगा ना। एक मिनट, ठीक है, याद रखिएगा ये टोटल आर्टिकल। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ओरिजिनली टोटल कितने आर्टिकल थे, तो ओरिजिनली टोटल 395 आर्टिकल थे। शेड्यूल कितने थे, तो आप लोग को 8 थे, बाद में बढ़ के 12 हो गए। क्या ग्रुप में क्या मैसेज आया है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें याद रखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज कंप्लीट करने में लगा, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ डेट है, डेट आपको दिमाग में रखना है, कुछ ये मतलब डेटा है उसको दिमाग में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। आपको अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इनफोर्स कब आया, एक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। टाइम कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। मेंबर कितने साइन किए थे, 284 थे। आर्टिकल कितने थे, 395। पार्ट कितने थे, 22। शेड्यूल कितने, 8 थे। और कैलियोग्राफर इसको किसने किया था, प्रेम बिहारी नरेन ने, रायचंद्र ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बहुत बार पूछता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बी एन राव हुआ करते थे, ठीक है ना, बी एन राव।
चीफ आर्किटेक्ट, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। एक कुछ चीज है, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बताया है आप लोग को, ये देख लीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी बी.एन. राव, टेम्पररी प्रेसिडेंट मैंने बताया था सचिदानंद सिन्हा हो गया, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया? जवाहरलाल नेहरू लाया। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना? 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन ऑफ कमिटी, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर। एक्ट इनफोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये सब चीजें आप लोग इतने सब याद रखो। आज का जो लेक्चर अब इसके बाद स्टार्ट होगा नया चैप्टर, आपको 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पहला प्रियम्बल, सेकंड आप लोगों को मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं सलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, एकदम पेशेंसली एक एक चीजें सुनना है और आप लोगों को बाद में पढ़ोगे, रीड तो जरूर जाके करना नोट्स को। आपको सर का भी नोट्स हो चाहे मेरा भी नोट्स हो, दोनों एकदम एग्जैक्ट ही है। तो सलाइन फीचर मतलब हम इसमें देखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके फीचर क्या है। मतलब फीचर तो आप लोग जानते हो, जैसे एक मोबाइल फोन होता है तो उसमें फीचर क्या क्या है, तो वैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फीचर हमको जानना है। मतलब समझ लो कि पूरा, मतलब इस लेक्चर में एक क्विक रिवीजन के जैसे आप लोग का हो जाएगा कि क्या क्या फीचर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रिटन और लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है और इसमें पूरे एकदम शिद्दत से एक एक चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। व्हेन इट कम फ्रॉम 26 जनवरी 1950 और आर्टिकल कितने थे? 395 और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। बहुत सारी चीजें आपको पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़े हुए नहीं भी मिलेंगे। अभी के टाइम में आपको बता गया प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स हो गया और 448 से ज्यादा आर्टिकल हो गया। 12 शेड्यूल आर्टिकल आप देख देखिए, उस टाइम 395 था, तो 1 से लेकर 395 तक ही अभी है, बस उसी में आप लोग को ABC ऐड किया गया। तो ऐसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद देख लिए उसके बाद मैंने ये चीजें आप लोगों को प्रियम्बल में बताया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये फीचर है कि भारत एक सेवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री है। ये चीजें आप लोग को बताया गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। द अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्नमेंट रेस्ट विद द पीपल। आपको ये भी बताया था, उस टाइम भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जो अल्टीमेट जो पावर होता है इंडिया में किसके पास होता है? पीपल के पास होता है। मान लो अभी के टाइम में सबसे पावरफुल इंडिया में कौन है, जो आप लोग समझ सकते हो, तो PM है और प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। लेकिन आज के आज अगर पूरी कंट्री का पब्लिक अगर सड़कों पे आ जाए और बोले नहीं इनको रिजाइन करना है, तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इमरजेंसी लगा सकते थे, कितने लोग को अंदर डालेंगे? तो 1975 में इमरजेंसी भी लगी थी। तो अल्टीमेट पावर जो होता है पीपल के पास होता है, वो भी नहीं होता है। तो 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है। वहां से भी लोग चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, इनके विरुद्ध में इलेक्शन, इनके विरुद्ध में वोट करके। तो याद रखिएगा, अल्टीमेट पावर जो होता है भारत में है किसके पास है? पीपल के पास। डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है अल्टीमेट पावर पीपल के पास होता है, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट आप देखोगे तो वर्ल्ड में 2 टाइप के गवर्नमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मिलता है और एक होता है पार्लियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखोगे तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, हेड होता है। जैसे आप लोग समझ लो कि USA में हो गया, तो USA में हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। और पार्लियामेंट्री में क्या होता है? इसमें पार्लियामेंट के जो काउंसिल मिनिस्टर होता है उनके हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा ये चलाया जाता है। लेकिन नॉमिनल जो हेड होता है प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन एक्चुअल जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई पूछे इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर। मैंने बताया ना कि काउंसिल मिनिस्टर का पूरा ग्रुप हो गया, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया। तो ये जो मिनिस्टर हो गए ना, और उनमें जो प्राइम मिनिस्टर है, रियल पावर इनके पास होता है। क्योंकि ये जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको डिनाई नहीं करना है। इनको वो चीजें एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिए।
तो ये हमारे इंडिया पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, याद रखिएगा। फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखिएगा फेडरल सिस्टम क्या कहलाता है। देखो कंट्री के बारे में देखोगे तो कंट्री के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। तीन टाइप के कंट्री हुआ करती है, एक होता है यूनिटरी होता है, और एक होता है क्या होता है कॉन्फेडरल होता है। जब फेडरल हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। एक होता है फेडरल होता है, ठीक है, फेडरल होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लीजिए। पूरे कंट्री पूरा का पूरा कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता है, जैसे सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट हुआ, ये होता है यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट होता है मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, अकेला ही सरकार रहेगा, पूरे रीजन को पूरे कंट्री को चलाएगा। ये कहलाता है हम लोग का कौन सा, यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाता है। यूनिटरी स्टेट कह सकते हो, यूनिटरी गवर्नमेंट कह सकते हो। लेकिन कॉन्फेडरल क्या होता है और फेडरल क्या होता है, दोनों में एक ही चीज है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, वो बताता हूँ। जब छोटे छोटे रीजन या छोटे छोटे कंट्री, जब छोटे छोटे मिल के एक क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, क्या करेंगे, एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे, या बड़ा कंट्री को छोटे छोटे रीजन में बांट के अलग अलग स्टेट बना दिया जाएगा, या छोटे छोटे स्टेट मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल और फेडरल बोला जाता है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कॉन्फेडरल में क्या होता है, राइट टू सक्सीड होता है, लेकिन फेडरल में राइट टू सक्सीड नहीं होता है। जैसे कि इंडिया में समझिए, इंडिया क्या है, इंडिया हमारा 1947 में आजाद होता है, और उस टाइम भारत को क्या बनाया जाता है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, तो अलग अलग स्टेट में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सेंटर गवर्नमेंट अलग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो भारत का अगर कोई भी स्टेट चाहे कि उस फेडरल सिस्टम में से इंडिया से हम अलग हो जाएं, क्या नहीं हो सकता। अगर कल को कि भाई महाराष्ट्र बोले कि हम इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, हम अलग ही कंट्री अपना बनाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो जहां पे बाहर निकलने का पावर नहीं होता है वो होता है फेडरल, और जहां पे बाहर निकलने का क्या होता है, पावर होता है, वो होता है कॉन्फेडरल होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद देखोगे तो आप लोग को इसमें कॉन्फेडरल में देखोगे क्या बोलते हैं ना, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री नहीं है ऐसा। ये छोटे छोटे रीजन मिलके इन्होंने क्या कर लिया है, एक क्रिकेट ग्रुप बनाया, जिसी के नाम पर हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो इसमें अगर मान लो कि ब्रुनई, ये सब छोटे छोटे वहाँ के जो कंट्री होगा ना, वो चाहे तो कभी भी इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा, साउथ चाइना सी के बारे में आप लोग सुने होंगे। साउथ चाइना सी में हमेशा क्या करता है, चाइना दादागिरी करता है। तो इस साउथ चाइना सी को दादागिरी को टैकल करने के लिए वहां के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, जैसे ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है ना। और ये जब भी चाइना के साउथ चाइना सी के बारे में जो भी डिसीजन होता है, तो ये पूरी कंट्री लेकर डिसीजन लेती है, ठीक है, डिसीजन लेती है उस पर। बाकी हर एक कंट्री का अपना अपना पॉलिसी है, गवर्नमेंट अलग है अपना, बाकी चीजें सब अपने हिसाब से करते हैं, कमाते मत सब कुछ अपना। लेकिन जब यहाँ पे साउथ चाइना सी की बात आएगी, तो इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, एक कॉन्फेडरल बना लिया। तो इसमें से अगर कल हो के ब्रुनई बोले कि नहीं हमको इस ग्रुप में नहीं रहना है, तो वो निकल सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फेडरल बोलते हैं। और जहां पे निकलने का पावर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्फेडरल फेडरल दो तरीके का हो सकता है, या तो छोटे छोटे ग्रुप आके एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, या बड़ा ग्रुप को एक छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्फेडरल फेडरल कहा जाता है। बट जहां टू राइट टू सक्सेस यानी बाहर निकलने का पावर होगा, वो कॉन्फेडरल कहलाएगा, और जहां पे निकलने का पावर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, फेडरल कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आई ये चीजें। ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहे हो। अरे आप लोग भी बोलिए, एकदम साइलेंट से सिर्फ सुन रहे हो आप लोग। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, फास्ट नहीं ना हो रहा है, ठीक है, चलेगा ना, इतने स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ तो। फास्ट होगा तो आप लोग कहिएगा तो हम स्लो कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये फोर्थ फीचर हो गया। फिर उसके बाद फीचर देखोगे तो फंडामेंटल राइट। अब देखो भारत में फंडामेंटल राइट लोगों को दिया गया है कि कुछ ऐसे राइट्स है
जिसका कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता, और इसका इन्फोर्स करने का काम किसका है भाई, ये मतलब जस्टिएबल है, ये फंडामेंटल राइट हमारे इंडिया में, और कोई भी इसको वायलेशन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब रिस्टोर करवाती है। ठीक है, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन, ये भी हमारे कंट्री का क्या बोलते हैं, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है। दिस राइट प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ये चीजें मतलब प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब होता है कि 18 वर्ष के बाद जो भी हमारे भारत का जो भी सिटीजन है उनको वोट देने का क्या हो जाता है, अधिकार होता है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। ऐसा नहीं कि लड़का है तो वोट देगा, लड़की है तो नहीं देगी, ऐसा है, ट्रांसजेंडर नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिना डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, छोटा कास्ट हो बड़ा कास्ट हो, ठीक है, कोई भी अगर 18 ईयर का हो गया तो उनको वोट देने का 18 ईयर के बाद अधिकार है। फिर उसके बाद इंडिया में आप देखोगे तो डीपीएसपी भी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब ये चीजें क्या है ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है, इस पे तो पूरा एक मतलब देखोगे तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर ही है, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। जो हर एक स्टेट जो होता है ना, हर एक स्टेट हो गया या हर एक कंट्री हो गया, तो उसका अलग अपना एक क्या होता है, पॉलिसी होता है। तो उसका तो कम से कम एक पॉलिसी इतनी तो होनी चाहिए कि जो भी उनके मतलब उनके रीजन में उनके कंट्री में जो भी रिपब्लिक है, वो कम से कम उनकी बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए। मतलब उनकी मतलब सुख सुविधा के लिए वो पॉलिसी बनाती है, उनका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, स्टेट का। और ये जैसे हो गया, लोगों को कम से कम कपड़ा मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, तो इतना तो कम से कम मिले ही, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोलता है, दिस प्रिंसिपल गाइड द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इस्टेब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी का मतलब यही होता है कि जो भी स्टेट है और वहां का गवर्नमेंट है, तो उनका तो ये कम से कम दायित्व तो बनता है, उनका तो ये कम से कम प्रिंसिपल तो होना चाहिए कि जो भी कंट्री है उसको एक क्या करे, एक ढंग से चलाए, वेलफेयर स्टेट हो, लोगों की बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो ये भी हमारे इंडिया के फीचर है ये, ठीक है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट अगर ये चीजें नहीं कर पाता है तो उसको सजा कौन है देगा? इसका मतलब ये जस्टिएबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि महाराष्ट्र हो गए चाहे बिहार में गवर्नमेंट बन गई, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बीजेपी ही बन गई, और उसने बोला था कि भाई हम अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, मोदी जी आए से अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, ये सारी चीजें बोला था, और एक मतलब सुख और समृद्ध देश बनाने की बात किया था। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें देख रहे हो कि इसमें पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहा है, तो इसके वजह से क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इनको सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए जस्टिएबल नहीं है। तो डीपीएसपी में जो भी अगर काम नहीं करता है गवर्नमेंट, तो उसको सजा देने का काम किसके ऊपर छोड़ा गया, पब्लिक के ऊपर, कि अगर आपके कंट्री में रीजन में काम वो नहीं कर रहा, तो अगले 5 साल के बाद आप वोट देकर उनको क्या करो, वहां से हटा दो, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, इंडिपेंडेंस भारत में क्या है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर जैसा फैसला सुनाना होगा वो सुनाएगा, ठीक है, लॉ को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेगा। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसको रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करता है, ये समझिएगा। इट इंश्योर जस्टिस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट इम्पार्शियली, मतलब ये जस्टिस के लिए ध्यान रखता है, और जो भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको बिना पार्शियलिटी किए हुए क्या करता है, रिजॉल्व करवाता है। सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पे, अब देखो ये भी यहाँ पे देखोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चीजें है यहाँ पे। देखो ऐसे कंट्री, यूनिटरी कंट्री में क्या होता है ना, यूनिटरी कंट्री में एक गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो उसका सिंगल सिटीजनशिप होता है। लेकिन फेडरल होता है ना, तो फेडरल में डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिटीजनशिप होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का सिटीजन आप हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिटीजन आप हो जाएंगे, उसमें दो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलता है। जैसे आधार कार्ड अगर मान लो, चाहे वोटर आईडी हो गया, तो अगर हम लोग का कंट्री अगर फेडरल है, इंडिया इसीलिए बोला जाता है ना, इंडिया ना कंप्लीटली फेडरल है ना कंप्लीटली यूनिटरी है। इंडिया इंडिया जो है ना क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल, पूरा का पूरा फेडरल नहीं है, क्योंकि इंडिया में डबल सिटीजन होना चाहिए, बट यहाँ पे इंडिया में सिंगल सिटीजन की बात होती है। आपको आधार कार्ड मिलता है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग और सेंटर का अलग मिलता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आएंगे ना फेडरल पे, तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे मैंने बता दिया। तो इंडिया प्रोवाइड फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल सिटीजन, बट हमारा इंडिया फेडरल है, होना चाहिए डबल, लेकिन है सिंगल। तो हमारे इंडिया का जो है ना
कुछ फीचर यूनिटरी का मिलता है, कुछ फीचर क्या बोलते हैं फेडरल का मिलता है, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल कहा जाता है। कोई पूछे कि इंडिया क्या है, यूनिटरी है कि फेडरल है, तो आप लोग कभी भी जवाब दीजिएगा क्वासी फेडरल है, ठीक है। Unlike some federal countries, there is no separate state citizenship, ठीक है। याद रखिएगा कुछ ऐसे भी स्टेट है कि सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, जैसे इंडिया ये हो गया कि सेपरेट नहीं है, मतलब स्टेट का अलग है। अब इसमें बहुत सारे चीजें बताने के लिए लग जाऊंगा तो इंडिया के केस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें जम्मू कश्मीर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। जब मान लो कि इंडिया को देखोगे तो जो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखते हो तो इंडिया ज्यादा क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। यूनिटरी देखो, यूनियन टेरिटरी हो गया तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो जाए, जैसे दिल्ली को छोड़ दो, लद्दाख हो गया, दमन दीव हो गया, क्या बोलते हैं उसके बाद पुडुचेरी हो गया। ये सब में देखोगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहाँ होता है, यहाँ पे तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। पुडुचेरी नहीं होगा, पुडुचेरी में भी क्या होता है, वहां पे भी सीएम होता है। तीन इंडिया के तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सीएम होता है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कौन सा, ये क्या बोलते हैं पुडुचेरी। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरी है वहां पे सीएम नहीं होता, वहां पे सीधा सेंटर से कमांड होता है। तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाद में आप लोग को, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया आप लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज, भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये भी एक फीचर है कि लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है कि देश के प्रति आपके कुछ ड्यूटी बनते हैं, ठीक है। जैसे देश में अगर कोई आफत आती है तो आप देश के लिए खड़ा रहो, कभी युद्ध करने की बारी है कि आप हथियार उठाओ, युद्ध करो। कभी मतलब अगर मान लो कि देश की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझो, जैसे कहीं पे जा रहे हो, ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं उसके नुकसान पहुंचाओ। देश की कोई भी धरोहर है उसका क्या करो, सम्मान करो, बचा के रखो। जो भी देश के जो फ्रीडम फाइटर है महान लोग हैं उनकी सम्मान करो। जनगण जैसे बजता है, वंदे मातरम बजता है तो बोला जाता है कि खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, जैसे आप लोग को। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस पे आप केस नहीं कर सकते हो। बहुत बार आप लोग मामला देखे होंगे कि आता है कि मूवी वगैरह जाते हैं तो थिएटर में देखने के लिए, तो जब बजता है जनगण मन अधिनायक, तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा केस हुआ कि जो खड़ा नहीं हो रहा था तो उसको लोगों ने पीट उठ दिया या उसके ऊपर केस कर दिया, तो वहां से सरकार रिजेक्ट कर देती है। ये ड्यूटीज है, जिसको मन करेगा करेगा, जिसको नहीं मन करेगा वो नहीं करेगा। लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे मतलब ज्यादातर लोग करते हैं, कुछ सारे लोग रहे जो नहीं करते, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखोगे तो भारत में देखो तीन तरीके के गवर्नमेंट आते हैं। भारत इतना ज्यादा फेडरल है, आप समझ सकते हो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके अलावा भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया बाद में चल के, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं। और म्यूनसिपल जो गाँव में होता है वो पंचायत होते हैं, मुखिया सरपंच वगैरह। और म्यूनसिपालिटी जो हो गया मेयर वगैरह जो होता है तो इसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी भी व्यवस्था हमारे इंडिया में है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन में आप लोग देखोगे तो तीन टाइप का इमरजेंसी होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसका आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा 352। फिर उसके बाद होता है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसका आर्टिकल 356 होता है। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है जिसका आर्टिकल 360 होता है। तो ये आर्टिकल भी बहुत बार आप लोग याद रखा जाता है, सीधा आर्टिकल पूछता है आप लोग को कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो 352। स्टेट आर्टिकल होता है जो 356, और फाइनेंशियल आर्टिकल जो होता है 360 के तहत होता है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन इनेबल द गवर्नमेंट टू बी डील इफेक्टिवली विद द नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी हमारे यहाँ पे प्रावधान है, इमरजेंसी का भी फीचर है हमारे पास। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बार बार वही एक पहले भी पढ़ा था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे सुपर है। आपको पहले स्टार्ट ही हम लोग इस चीज से किए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। ऑल लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन मस्ट कंफर्म टू इट्स प्रोविजन। मतलब कोई भी लॉ ला रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो तो आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके हिसाब से ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू की भी हमारे यहाँ पे ये है कि जुडिशियल रिव्यू अगर मान लो कि कभी भी जुडिशियल रिव्यू को क्या बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का जो पावर देता है वो कौन सा आर्टिकल देता है, 137 137 आर्टिकल जो पावर देता है जुडिशियल रिव्यू करने का। किसको, तो सुप्रीम कोर्ट को। याद रखिएगा कि अगर मान लो कि कोई भी प्रावधान आता है, कोई भी लॉ आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको रिव्यू कर सकता है
अगर वो सही नहीं रहेगा तो उसको क्या कर सकता है, इनवैलिड कर सकता है, ठीक है ना, ये सब चीजें इनवैलिड कर सकता है। तो वही बोला है, कोर्ट्स हैव द पावर टू एग्जामिन लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन एंड डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को अगर वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर कि वो क्या कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल के उसको क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भी हमारे इंडिया में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान हम लोगों ने लेके रखा। रूल ऑफ लॉ आप लोग समझ सकते हो कि सबके लिए रूल ऑफ लॉ होगा। ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर द लॉ, पहले भी लेक्चर में बताया था कि सब लोग लॉ के सामने सब लोग क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं लॉ किसी के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, सबके लिए जो लॉ है वो सब पे लागू होता है। तब यहाँ पे कहोगे कि मैरिज हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज लॉ कहाँ से आ गया, शरीयत क्या बोलते हैं, शरीयत लॉ कहाँ से आ गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखोगे तो आप लोग को मिलेगा। तो वही चीजें अभी हम लोग का चल रहा है यूसीसी। यूसीसी, ठीक है ना, यूसीसी लागू हो रहा है। यूसीसी हो जाएगा कि यूनिवर्सल कॉमन कोड जिसको बोलते हैं, कि सबके लिए एक कानून होगा, ठीक है। ज्यादातर ये शादी विवाह हो गया, लिविंग रिलेशनशिप हो गया, इसके लिए होता है। तो भारत में ओनली 3 ऐसे स्टेट है जहां पे यूएससीसी अपनाया है। एक कौन सा, उत्तराखंड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, और तीसरा अभी मतलब 2 सप्ताह पहले हुआ, असम हुआ। तो 3 ऐसे स्टेट है जिसको यूसीसी को अपना लिया है। वो कौन कौन सा, पहला उत्तराखंड अपनाया, फिर उसके बाद गुजरात अपनाया, फिर उसके बाद असम बनाया। और यूसीसी के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया भारत के संविधान में, तो वो 44 आर्टिकल के तहत। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजों को छोड़ना नहीं है। ऐसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सब बताएंगे आप लोग को। नो पर्सन इज अबव द लॉ, वही बताया गया कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बोलने के लिए होता है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा कानून लेके बैठा है, इंडिया में ऐसा होता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो, आप लोग पता नहीं आप लोग जानते हो, उस दिन पूछा था, बिहार में एक अभी पटना में कोचिंग वार चल रहा है, जो खान सर और रोशन सर के बारे में आप लोग सुने हो कि नहीं। खान सर रोशन सर के बारे में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके में रोशन सर अभी जेल में है और खान सर को तो भाई एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, ठीक है। तो अभी ये भी मुद्दा चल रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है, जब भी देखो गोली जो चली, फायरिंग किसके तरफ से हुआ, खान सर की तरफ से हुआ, खान सर ने फायरिंग करवाया, ठीक है। वो बोले थे पहले, तो खान सर बोले कि 8-10 राउंड, रात को बोले 8-10 राउंड गोली चली। फिर उसके बाद अगले सुबह बोले खान सर की गोली नहीं चली। फिर उसके बाद पकड़ा के गए रोशन सर, उसके बाद तो एक्सेप्ट किया कि हाँ गोली चली थी। तो खान सर का 2-3 चीजें यही पे मतलब झूठ हो जाता है। फिर उसके बाद जो गोली नहीं चलाया था रोशन सर की तरफ से, रोशन सर थे भी नहीं वहां पे, उनको जेल हो जाता है। खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको उनके ऊपर भी एफआईआर होता है, लेकिन उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। तो ये सब चीजें दिखाता है कि मतलब इसमें 100% अगर जेल होना चाहिए था तो खान सर को होना चाहिए था, ठीक है। और नहीं होता चाहिए था, मतलब कि खान सर भी कोई बड़े गुनाहगार नहीं है, कोई बड़े माफिया नहीं है। ये एक्सेप्ट अगर करते हो तो रोशन सर तो बिल्कुल गुनाह थे, तो उनको भाई जेल में रख दिया गया, और उनको अभी तक उनको भाई बेल नहीं मिला है, जबकि इतने अच्छे टीचर है। समझ सकते हो कि आप लोगों को पता है कि नहीं है, पटना में मतलब अगर ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना, तो वो रोशन सर के पास है, और ऑनलाइन में खान सर के पास है। बच्चे ऑनलाइन में ऑफकोर्स ज्यादा है, ठीक है, कि वो चीजें मतलब ऑनलाइन पे उनको चलता है, ठीक है। बट कंटेंट वगैरह के मामले में बिहार का कोई भी अगर एग्जाम होता है तो ऐसा मतलब बोलने सुनने को मिलता है कि रोशन सर का जो है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जो भी नोट्स वगैरह होता है, उनका दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हर साल उनके यहाँ से बहुत ही ज्यादा रिजल्ट होता है, और रिजल्ट को लेके ये क्या हुआ था, मामला हुआ था कि टोटल 19,838 वैकेंसी थी, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, बिहार पुलिस की वैकेंसी थी। टोटल 19,838 वैकेंसी थी। जब रिजल्ट आया तो रोशन सर ने बोला कि हमारे यहाँ से 10,000 के अप्रोक्स 10,000 के आसपास लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद खान सर बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे 12,000 लोगों का वैकेंसी मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये दोनों टीचर मिलकर 22,000 का मतलब ये दावा करते हैं। वो वैकेंसी कितनी, 19,000, दावा कितना हो गए, 22,000। अब बाकी टीचर क्या कर रहा है, झाल मुड़ी बेच रहा है। तो इसी सब को चीज को लेके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है खान सर के ऊपर कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, जो भी अलग अलग सिटी से जहाँ से बच्चे पास हुए ना, तो वहाँ के कोचिंग संस्थानों को इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे लाइए और क्या करिए, रिजल्ट दिखाइए।
ऐसा मतलब एलिगेशन लग रहा है, बाकी तो बहुत दुनिया को सब पता है, हम लोग भी जानते हैं ऐसा हुआ ही है, ठीक है। और कोई भी इंस्टीट्यूट वाला मान जाएगा, हमको ही बोलते थे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हम भी को बोलते तो हम भी कहते कि ठीक है सर आते हैं, कम से कम खान सर से मिलने का ये तो मिल जाएगा, ऑप्शन तो मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, बाकी चीजें वही चीजें यहाँ पे रूलर नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे लॉ का वायलेशन हुआ है, जो अभी एकदम ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, अभी पूरा इंडिया में चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को चीजें समझ में आएगी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, तो हमारे इंडिया में इसके भी फीचर रखा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है कि सबको जस्टिस मिले, सबको लिबर्टी मिले, सब लोग को इक्वालिटी मिले, और सब मतलब फर्टिलिटी भाईचारे रहा करें इंडिया में, ठीक है। ये चीजें थी आपको। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, असिस्ट करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया। जैसे आप लोग को आप देख सकते हो आजकल दलितों लोगों के लिए अलग ही कानून बना के रखा गया है कि उनके वो चाहे तो किसी के ऊपर भी क्या कर सकता है, एफआईआर कर देंगे तो उनको बेचारे को भीतर जाना ही पड़ेगा। जैसे यूजीसी लॉ भी आया था कि कोई झूठ मूठ के कंप्लेन कर दे तो वो बिना छानबीन के वो अंदर चला जाएगा, अगर गलत हुआ तो वो चीजें थी। अब उसमें कितना सही कितना गलत तो देखो, यूजीसी जो लॉ है ना उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ना आना फानन में लाके वो लॉ ला दी, ठीक है। वो चीजें देखा नहीं था, थोड़ा सा होना चाहिए, लॉ कोई खराब भी नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो वही चीजें यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, स्पेशल सेफगार्ड एंड अफर्मेटिव मेजर मेजर आर प्रोवाइड फॉर शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, अदर डिसएडवांटेज ग्रुप हो गए। तो इनको अलग तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, इनको रिजर्वेशन कोटा दिया जाता है। तो ये वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन करने का काम भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यूपीएससी के बारे में जानते हो, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो कि इंडिया का जो भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो हायर, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर होगा। आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो ये होता है ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट कहलाते हैं। तो इनको रिक्रूटमेंट करने के लिए यूपीएससी के भी हमारे इंडिया में क्या कर दिया गया, व्यवस्था किया गया। ये पढ़ेंगे आगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट प्रोसीजर, मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर रखा गया कि देखिए सिचुएशन हर हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, वक्त के हिसाब से चैलेंजेस बदलती है। जब हमारा 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हुआ करती थी। अब मान के चलो उस टाइम इतने ज्यादा उतने ज्यादा का इंटरनेट का नहीं था, इंटरनेट का भी बहुत सारे क्या हो जा रहा है, मिस यूज हो रहा है, जिसके ऊपर भी एफआईआर हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो बाद में चीजें वो प्रावधान तो ऐड करनी पड़ेगी। तो वक्त के हिसाब से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का भी प्रावधान रखा गया है कि जैसे जैसे वक्त आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंड कर देंगे। ऐसे बोला जाता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हर हमेशा कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू मेक चेंजिंग नीड द सर्कमस्टांसेस, वही चीजें हो गया। दिस मेक इट बोथ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखिएगा। और अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी हमारे भारत में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थे कहना, भारत में एकजुटता है, भाईचारा है, ये सब की चीजों की भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारे रहे, दोस्ती जारी रहे, हंस खेल के आप लोग जियो, जबकि इतना डाइवर्सिटी है। तो इसको भी प्रमोट करने का प्रावधान हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो भारत में अगर देखा जाए तो हिंदी को जो देवनागरी स्क्रिप्ट के तहत, अगर स्क्रिप्ट बोला जाएगा तो देवनागरी होगा, और लैंग्वेज बोला जाएगा तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, सबसे पहले बात याद रखिएगा कि कोई पूछे कि भारत का नेशनल लैंग्वेज कौन है तो कोई भी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल पर्पज के लिए इंग्लिश भी यूज होता है और हिंदी भी यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे भी अलग अलग स्टेट में जाओगे तो और भी हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश में जाओगे तो हिंदी भी होता है, उर्दू भी होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज का भी प्रावधान हमारे इंडिया में रखा गया। अदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोग देख लीजिए है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल हेडेड बाई सुप्रीम कोर्ट इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। तो वही चीजें बात है, सिंगल इंटीग्रेटेड। आप देखो सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब देखते हो कि यहाँ पे सिविल कोड भी होता है, सिविल कोड जो क्या बोलते हैं, सिविल कोड को जिला कोड भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक है। तो सबसे पहले जो रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, उसके हायर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है,
और उससे जो सबसे ज्यादा हायर पोस्ट पे रहता है वो कौन रहता है? सुप्रीम कोर्ट रहता है। इसी को हम लोग सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब कोई भी चीज में सुनाएगा, फैसला देगा, जो लॉ बना देगा, इन तीनों लोगों को क्या करना, मानना है। ठीक है, समझ गए ना? इसलिए इसको सिंगल इंटीग्रेटेड कहा जाता है। It distribute powers between the union government and the state government throughout the union list, state list and concurrent list। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज और भी हो गया है यहाँ पे। अब तो ये सिंगल इंटीग्रेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि भारत में डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट। यूनियन मतलब सेंटर गवर्नमेंट। तो भारत में ना 3 लिस्ट है, देयर आर 3 लिस्ट ऑफ इंडिया। एक होता है यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरा है हम लोगों का स्टेट लिस्ट, क्या है? स्टेट लिस्ट। तीसरा है हम लोग का कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये लिस्ट क्या चीज का है? जिसपे लॉ कौन बना सकता है? सेंटर जिसपे लॉ बना सकता है। जो जो प्रावधान है, जिसपे डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, रेलवे हो गया, इस पे कौन कानून बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा? तो यूनियन यानी सेंटर बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट पढ़ा जाता है। जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की लॉ बना सकती है उसको हम लोग स्टेट कहा जाता है, स्टेट बना सकता है। और जिसमें बोथ बना सकते हैं, दोनों को पावर है बनाने के लिए। लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वहां पे प्रिविलेज किसको दिया जाएगा? सेंटर गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो 3 तरीके के लिस्ट हो गए भारत में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों, स्टेट में स्टेट, सेंटर पे स्टेट। जैसे स्टेट लिस्ट में आप लोग समझ सकते हो, जो भी लीकर है, लीकर बैन करने का सबसे अच्छा समझ में आएगा। जैसे वाइन वगैरह बैन करने का, ये किसके पास पावर है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पास पावर है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि गुजरात में लीकर बैन है, बिहार में बैन है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता तो वो बैन करती, तो पूरा पान इंडिया में बैन करती, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तो पुलिस डिपार्टमेंट किसके हैंड में आता है? स्टेट गवर्नमेंट में। आप लोगों ने सुना होगा बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती है, यहाँ पे आता है। बोथ में आओगे तो एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये क्या, फॉरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये दोनों में आता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 तरीके की लिस्ट हो गया। हाँ, टोटल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन लिस्ट आता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, नियर बाई 100। एग्जैक्ट फिगर वहां पे हम लोग देखेंगे, नियर बाई 98 99 हमेशा रहता है। स्टेट लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे 60 to 66 के आसपास है। और बोथ में देखोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 50 के आसपास है, ठीक है। अगर मान लो रेसिडुअरी पावर, जैसे रेसिडुअरी लिस्ट हो गया, रेसिडुअरी मतलब उसके प्रावधान को बोला जाता है जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। मतलब मान लो कि 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1949 में बना, तो उस टाइम बहुत ऐसे प्रावधान थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं। तो उस टाइम तो वो लिस्टिंग तो हुए नहीं रहेंगे, किसको दिया जाए। लेकिन बाद में वो चीजें जब आई, तो उस लिस्ट को, जो बाद में जो नया लिस्ट चीज आएंगे ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट वगैरह पे कानून बनाने का किसके, जो बाद में आया इंटरनेट पे कानून बनाने का, ये किसके पास पावर रहेगा? तो यूनियन लिस्ट के पास रहेगा, यूनियन लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान रखिएगा। बाकी आगे चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत में पढ़ेंगे, अभी आया तो मैंने बता दिया आपको। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो भारत में इंडिपेंडेंट इंडियन इलेक्शन कमीशन है, जिसका आर्टिकल आपको याद रखना है 324 आर्टिकल के तहत भारत में इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है ना। 324 आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन सोसाइटी टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आप लोग को बार बार चीजें ये मिल रही है, ठीक है। थ्रू द डीपीएसपी आपको बताया था, स्टेट पॉलिसी हो गया, ठीक है। इसके तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन सीक द एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी जिसको राज्य बोला जाता है, प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक वेल बीइंग द पीपल, इट प्रोटेक्ट द यूनिटरी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी इंडिया। तो ये सब चीजें, पंचायत हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गया, तो ये सब चीजें आपको डीपीएसपी में मिलेगा। डीपीएसपी पूरा एकदम 2 घंटे का चैप्टर है भाई, इतना आसान से आप नहीं समझ सकते हो। जो भी चीजें समझ में आ रहा वो अच्छी बात है। मतलब कुछ चीजें होती है कि मतलब जितना बोला जाता है ध्यान रखिए, आप समझाने रखेंगे तो 2 घंटा डीपीएसपी में लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सब इतना ध्यान रखिए। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बोरो सेवरल प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्री। आपको उस दिन भी बताया था कि हमने दुनिया से अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें, हमने एक प्रोविजन हमने अडॉप्ट किया है, बोरो किया है।
जिसमें से अगर कभी पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोविजन हमने कहां से दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ज्यादा चीजें प्रोविजन हमने लिया है, मेकिंग इट ब्लेंड एंड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये सबसे मतलब बेस्ट हम लोग को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसको यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, आपको क्विक रिवीजन के रूप में इसको ले सकते हो, आप पॉइंट को याद कर सकते हो। आपको फिर से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया आप लोगों को बताया था। ओरिजिनली जब हमारा भारत का संविधान बना था उस टाइम हमारे टोटल आर्टिकल 395 थे और पार्ट 22 थे और 8 शेड्यूल थे। बाद में ये पार्ट 25 हो गया, शेड्यूल कितना हो गया, 12 हो गया, और आर्टिकल 448 से भी ज्यादा है, लेकिन ये ए बी सी के है, लेकिन 1 से लेकर 395 तक की है। भारत कैसा कंट्री है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग एक एक वर्ड को हमने डिकोड किया था और बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया था। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल होता है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि नॉमिनल हेड होता है जो प्रेसिडेंट होता है, जो एक्चुअल हेड हो जाता है काउंसिल मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है जे फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत में फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में बंटवारा हुआ है, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। अगर कभी भी किसी मुद्दे पर अगर बहस आ जाती है, दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, तो किसके रूल को प्रिविलेज दिया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग को। देखते नहीं हो बार बार, पहले टीएमसी की ये थी क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी, वो बार बार बोलती थी कि हमको तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने जा रहा है, हमारा ये बिल पास होने दे रहे हैं, वो बिल पास हो रहे हैं, क्योंकि देखो फाइनली जो पावर होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा और भी समझा ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये नॉमिनल हेड, ठीक है ना। और एक्चुअल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, एक्चुअल हेड, ठीक है, एक्चुअल हेड। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट किसका रहेगा, जो पार्टी रूलिंग पार्टी रहेगी। जैसे अभी हमारे सेंटर में कौन है रूलिंग पार्टी, तो बीजेपी आप बोल सकते हो। तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको प्रेसिडेंट बना देगी, क्योंकि ज्यादा प्रेसिडेंट को वोट कौन देते हैं, लोकसभा के मेंबर, एमएलए जो होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर सबसे ज्यादा बीजेपी के, तभी तो वो वहां पे है। तो लोकसभा के मेंबर इनके पास है, तो ये जिसको चाहेगी प्रेसिडेंट इनको बना सकती है, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी एनडीए की सरकार है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सबसे बड़ा पार्टी जो है बीजेपी है, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की सरकार है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। 25 से ज्यादा पार्टियां मिलकर ये चलाती है एनडीए में, ठीक है। आप तो देखोगे, फिर उसके बाद मान के चलो कि अभी देख लो कौन सा स्टेट ले लें, अभी कोई भी स्टेट ले लो, मान लो कि अभी तो पंजाब में भी बीजेपी हो गया, बिहार में भी बीजेपी हो गया, महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, ऐसा स्टेट बताओ। हाँ, कर्नाटक हो, कर्नाटक में देखोगे तो अभी किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब जैसे सेंटर में जो हेड होता है ना, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मतलब जब तक वो साइन नहीं करेगा ना, भले ही प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो उनको साइन करना है, लेकिन जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। जब तक बिल पास नहीं होगा तो वो एक्ट नहीं बन सकता है। वैसे ही जो स्टेट में जो होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट का काम करते हैं वो स्टेट में करते हैं गवर्नर। कौन होता है, गवर्नर। तो गवर्नर जब तक कोई भी बिल पे साइन नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं होगा स्टेट में, ये चीज होता है। अब मान लो कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे भी गवर्नर है, और ये ध्यान रखो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मान लो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया, मैंने 50 लाख करोड़ का, ठीक है, 50 लाख करोड़ ज्यादा हो जाएगा, मतलब 50,000 करोड़ का एक बिल लाया, पास करना है कुछ भी मतलब स्कीम के तहत। तो ये यहाँ के सीएम क्या करने जाएंगे, लेके जाएंगे ये किसके पास, गवर्नर के पास। गवर्नर को बोलेंगे भाई साहब ये साइन कर दीजिए।
लेकिन अगर ये चीज को अगर रोकना है तो गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो चीज को होल्ड करके, नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए क्या कर सकते हैं, ये होल्ड करके रख सकते हैं। तो गवर्नर चाहे तो इसको होल्ड कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे है कांग्रेस की सरकार और यहाँ पे है बीजेपी की सरकार, और यहाँ पे मान लो कि कोई भी स्कीम है या जो बढ़िया स्कीम है और वो लॉस पहुंचा सकता है सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी को, तो क्या करेगा, यहाँ से प्रेसिडेंट बोलेगा गवर्नर को, अरे तुम ये बिल पास नहीं होने देना, अदरवाइज तुमको हमको हटा देंगे। गवर्नर को सीधा अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे तो गवर्नर को हटा सकता है, जब चाहे तो रख सकता है। तो गवर्नर सीधा यहाँ पे फोन करेगा कि तुम बिल को पास मत करना, तब यहाँ पे इनका स्कीम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फाइनली देख रहे हो ना कि भाई गवर्नर को पास करना ही पड़ेगा, और गवर्नर किसके अंडर में है, प्रेसिडेंट के अंडर में, और प्रेसिडेंट किसके अंडर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में है, ठीक है। तो यही चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश हो रही थी कि भारत में जो है ना वही चीजें है, किधर हो गया, फेडरल सिस्टम है लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। गारंटी फंडामेंटल राइट एंड प्रिस्क्राइब फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन गारंटी आपको फंडामेंटल राइट को, इसको बढ़ावा दिया जाता है, लोग को बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज करे, ठीक है। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, आपको पता है ना कि कोई भी स्टेट होता है तो वो उसका टारगेट होता है कि स्टेट को वेलफेयर बनाया जाए, लोक कल्याणकारी बनाया जाए, लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब अच्छी नौकरी मिले, अच्छा खाना मिले, मतलब जो भी ये बेसिक नीड है पूरा हो। प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आप लोग को बताया था 18 ईयर होता है। इंश्योर सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडिया, इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप है, डबल नहीं है आपको। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी समझाया है मैंने, और वही चीजें हैं आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद इसमें इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जिसका आर्टिकल मैंने बताया था 324, बहुत बार आप लोगों को आर्टिकल ही पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जहां भी मिलेगा मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और स्क्रिप्ट कौन सा है, देवनागरी है, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन है यहाँ पे, ठीक है, टू डील विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब देश में एक्स्ट्रा चीजें हो गया जो सोच भी नहीं सकते हो, कभी युद्ध लग गया तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंट्री से, जैसे चाइना के साथ हमारा युद्ध स्टार्ट हो गया तो इसमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी कि कोई बाहर घर से निकले नहीं, ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो ये सब भी चीजें सिचुएशन का प्रावधान हमारे इंडिया में किया गया है। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ टू पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, ठीक है। कैन अमेंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स सर्कमस्टेंसेस, ये भी आप लोगों को पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ एंड लैंड, आप लोग को ये सब भी चीजें पढ़ाया गया है। इंक्लूड प्रोविजन बोरो फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत अलग अलग चीज कंट्री से हमने अलग अलग प्रोविजन लिए, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोविजन हमने कहाँ से लिए, इनसे लिए, किससे, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं बी आर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इंश्योरिंग मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फर्टर्निटी का, ये इंश्योरिटी देता है, और प्रोटेक्ट्स द यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये सब चीजें आप लोग को बताया गया। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है आप लोग को, ठीक है। कुछ भी अगर अभी तक डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और ये बता सकते हो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया क्या। दो चैप्टर आज का खत्म हो गया आप लोग, अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।